ऑफिस की तरफ से भी होने लगा कि यार ये कुछ नहीं कर रहे हो आईएएस भाई, तुम सिर्फ मूर्ख बना रहे हो लोगों को और कुछ नहीं कर रहे हो। मेरा एक सिद्धांत है, एक लोटा जल हर समस्या का हल। ओला चलाएंगे, जोमेटो में काम करेंगे, लेकिन अपने सपने के लिए लड़ेंगे। मैं अपनी लाइफ में पिताजी के जाने के बाद सबसे ज्यादा रोया हूँ। घर नहीं जा रहा था उस टाइम, मम्मी को फोन करके यही बोला था कि मम्मी किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ जीवन में। लाइब्रेरी में पढ़ाई करी, 6-7 घंटे हो गए। उसके बाद वहीं वॉशरूम में गया, अपना फॉर्मल चढ़ाई और सीधा ऑफिस चला गया। पेपर 3 2024 में आधे घंटे पहले खत्म हो रहा था, तो मैंने कहा अपने आप से, बेटा मेंस का पेपर है, थोड़ी तो इज्जत दे दो यार इसको, इतना जल्दी नहीं लिखना है। तुम लिखोगे कैसे, नहीं तुमको लिखना पड़ेगा। अरे मैं कहता भैया मुझे नहीं आता है यार, मुझे कुछ नहीं आता। 2023 में 96 टेस्ट लिखे थे, 2024 में जो मेरा अभी हुआ है 125 टेस्ट लिखे थे मैंने। तो मैंने घटना चक्र और लूसेंट इन दोनों पे बहुत अच्छी पकड़ बनाई थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, यूपीपीएससी 2024 का जब से फाइनल रिजल्ट आया, लगातार उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करें, तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ है अभिषेक सिंह सर, जिनका एआरटीओ में 5th रैंक के साथ जो है सिलेक्शन इस बार हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इनसे इनकी क्या रणनीति रही उसके बारे में जानने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए जो है इनसे रणनीति डिटेल में जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद विभांशु जी, जो आपने मौका दिया। आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहें, क्या पढ़ाई आपकी रही? तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। मतलब मेरा 12th तो ठीक था, मैंने 12th में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, पहला सेमेस्टर भी हो रहा था। उसी समय मेरे फादर की थोड़ा तबीयत ख़राब होने लगी, तो 12th करने के बाद एडमिशन लिया। फिर 4 अक्टूबर 2013 को फादर मेरे एक्सपायर हो गए, तो जहाँ से मैं बीटेक कर रहा था वहाँ से मैंने ड्रॉप किया। फिर बरेली में मैं था उस टाइम, क्योंकि मेरा गृह जनपद बरेली है। तो वहीं पे फिर मैंने महात्मा ज्योतिबा फूले यूनिवर्सिटी से जो है बीए में एडमिशन लिया डिस्टेंस से। और मैंने फिर 3 साल जो है 3 साल में बीए किया। और मतलब बहुत खास बीए मेरा नहीं हुआ था, 58% नंबर थे सेकंड डिवीज़न में। तो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड तो यही रहा है, बीए किया है मैंने पॉलिटिकल साइंस से। बीए करने के बाद क्या जर्नी रही आपकी? तो हुआ ये था कि मेरे फादर ऑलरेडी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। तो फिर जब ये चीज़ें हो गई तो फिर ये हुआ यार, अब आगे का भविष्य क्या है। तो मेरे भाई बहन थे और मेरे फादर का एक ड्रीम भी था कि उनकी जो बेटियां हैं वो इंजीनियर बने बड़े होके, और लड़के भले कुछ भी करें, खेती वेती करें। उनको ये था खेती वेती कर लेना तुम, बट मेरी लड़कियां हैं उनको जो है इंजीनियर बनना है। तो उनका सपना मैंने जो है आगे बढ़ाया, उनको इंजीनियरिंग कराई और मैंने उनकी जगह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 2013 में एज अ क्लर्क नौकरी ज्वाइन करी। 12th किया था उसके? हाँ, 12th के बाद मैंने वहाँ से महात्मा ज्योतिबा फूले यूनिवर्सिटी से बीए में एडमिशन ले लिया था। इधर मैंने अपना क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। तो कब से मतलब सिविल सर्विसेज की तरफ कब से रुझान है? मतलब होता ये था विभांशु जी कि 2013 में महीने के हर तीसरे बुधवार को किसान दिवस होता था, सीतापुर में वो स्टेट था। तो मुझे थोड़ा मौका मिल गया, ईश्वर की कृपा थी, मौका मिला वहाँ जाने का। तो मैं वहाँ क्या करता था, रजिस्टर लेके सबकी हाजिरी लगाता था, जो भी वहाँ डीएम एसडीएम और तमाम जो पदाधिकारी थे जिले में वो आते थे। तो यार मैं एक कोने में खड़ा होके बस सोचता था कि यार ये डीएम आया 25-26 साल का है और मैं यार 19-20 साल का हूँ, मैं क्या क्लर्क ही रह जाऊंगा। और मतलब क्लर्क नहीं रहना है मुझे। और फिर एक ख्याल ये आता था कि कोई पूछता था कि यार नौकरी तुम्हें सरकारी मिल गई, बड़ा अच्छा हुआ यार 19 साल के। फिर जब पूछते थे कैसे मिली, तब वहाँ थोड़ा मोरल डाउन हो जाता था कि यार बाप की जगह मिली, पिताजी की जगह मिली, मृतक आश्रित में मिली। तो फिर मैंने सोचा यार मेरे बच्चे होंगे आगे जाके, तो मुझसे पूछेंगे यार पिताजी तुमने क्या किया अपने लाइफ में, तो मैं उन्हें क्या कहूंगा कि मुझे अपने पिताजी की नौकरी मिल गई, मैंने वही किया। तो ये कुछ सवाल थे जो मुझे बहुत परेशान करते थे। लोगों का बोलना कि यार फ्री की नौकरी मिल गई, फिर खुद का सवाल होता था कि तुमने क्या किया अपनी लाइफ में, इतना अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड तुम्हारा 12वीं तक अच्छा रहा, बीटेक में एडमिशन था और यहीं आके तुम रुक नहीं सकते हो। तो वहां से मैंने डिसाइड किया यार कुछ अच्छा करना है। फिर कई जगह मैंने देखा, बैंकिंग की तरफ मैंने ग्रीन कार्ड बनवाया, एक इंस्टीट्यूट का ग्रीन कार्ड बनता है जो मतलब जीवन भर के लिए हो जाता है। तो वहां मैंने कोचिंग करी। फिर लगा यार नहीं यार, मतलब बैंकिंग नहीं, कुछ और अच्छा करना चाहिए। फिर मैं वहाँ यूपीएससी की तरफ मुड़ा कि यूपीएससी का ऐसा एग्जाम है ना कि जिससे अगर आप नहीं बन पाए, आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा हो जाएगा कि आप 4 लोगों के सामने बोलने के लायक रहोगे, कि चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे विमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे कोई पॉलिटिकल मुद्दा हो, आप इस पोजीशन में रहोगे कि आप बोल सकते हो। मैंने सोचा मैं भले क्लर्क रहूंगा, बट मेरे साथ जो लोग हैं मैं उनसे कहीं आगे रहूंगा, क्योंकि वो मुझे समाज के प्रति मेरा नजरिया एक अलग नजरिया होगा। तो वहां से मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी। भाई इधर ग्रेजुएशन मेरा हो ही रहा था,
16 में ग्रेजुएशन हुआ और फिर बहनों की पढ़ाई थी, वहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा सा वीक थी क्योंकि पिताजी की जो है इलाज उनका मेदांता में चला, तो वहाँ पे कई सारा लोगों से कर्जा लेके वो करना पड़ा। तो फिर ये था कि पहले उनको पढ़ाने का मेरा दायित्व था। तो जब 2017 में मेरी दोनों बहनें पढ़ गईं, तो मैंने कहा अब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, तुम नौकरी कर रही हो, अब तुम मुझे पढ़ाओ। तो वहां से फिर एक यात्रा शुरू हुई 2017 में। सबसे पहला अटेम्प्ट मेरा था 2016 में आरओ का, और वो नहीं निकला, पेपर कैंसिल हो गया। फिर दूसरा अटेम्प्ट था यूपी पीसीएस का, और मेरी पोस्टिंग थी लखनऊ से सीतापुर। मैं 100 किलोमीटर डेली आता था, 100 किलोमीटर डेली जाता था, तो मेरे 2-2.5 घंटा आने जाने में लगते थे, 2 घंटा इधर से 2 घंटा उधर से। लेकिन जुनून इतना चढ़ चुका था उस टाइम तक कि अगर मैं रात में 2 बजे भी आ रहा हूँ तब मुझे 1 घंटा पढ़ना था वहां पे। तो मैंने फिर देखा कि घटना चक्र पढ़ते हैं, तो पीसीएस का अटेम्प्ट दिया और वहां 5 नंबर से मेरा प्री रुक गया। 228 कट ऑफ थी उस साल की, और मेरा 223 नंबर था। तो फिर मुझे आ गया यार, मैंने कहा यार क्लर्क आदमी हो के यूपी पीसीएस तो 5 नंबर से रुक गया, अब तो कुछ और करना चाहिए, अब तो मतलब यूपीएससी करेंगे, अब पीसीएस अपने लिए नहीं है, वो छोटा है। तो वहां पे फिर 18 में फिर कोचिंग वोचिंग की, थोड़ा सा इधर उधर वो मतलब थोड़ा टाइम निकाल के 18 में रह गए, 19 में पहला अटेम्प्ट दिया रह गए, 20 में पहला अटेम्प्ट दिया रह गए, 21 में 22 में फेलियर, यूपीएससी फेलियर फेलियर फेलियर। और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड मुझे ये मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि भाई यूपीएससी में थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड आपका अच्छा होना चाहिए। आप अगर रिकॉर्ड उठाओगे तो आपको असलियत पता लगेगी, रियलिटी में आप आओगे कि वहां पे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होना चाहिए। फिर 22 में एक मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं हरिंद्र नाथ मिश्रा जी, तो उन्होंने फिर वो आए, तो उन्होंने कहा यार पीसीएस भी देखो। मेरी माता जी भी कहती थी कि यार तुम पीसीएस भी देखा करो, क्यों नहीं देते हो। तो मैंने कहा नहीं यार मैं पीसीएस नहीं, लेकिन फिर ऑफिस की तरफ से भी होने लगा कि यार कुछ नहीं कर रहे हो आईएएस भाई, तुम सिर्फ मूर्ख बना रहे हो लोगों को और कुछ नहीं कर रहे हो। और ऑफिस में भी एक इंसिडेंट हो गया कि मतलब 2022 का मैं प्री देने जा रहा था, मैंने छुट्टी मांगी एक अपने सर से, तो उन्होंने कहा ठीक है आओ तुम ऑफिस। अब भाई मैं ऑफिस गया, अब वहां पे उन्होंने पूछा ये बताओ बुद्ध की जो संगीतियां हैं वो तीनों कहाँ हुई थी, जो बुद्धिस्ट काउंसिल है। अब मैं बता नहीं पाया क्योंकि यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल होता है, फैक्चुअल होता नहीं है, नहीं बता पाया। उन्होंने बोला अच्छा बताओ कौन से 2 प्लेनेट हैं जो उल्टे घूमते हैं। मैंने कहा सर नहीं पता। फिर पूछा ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, मैंने कहा सर ये भी नहीं आता है। अब वो अपने बेटी को पढ़ा के आते थे, तो वही सेम क्वेश्चन उन्होंने उससे पूछे। अब वो बेटी 3 साल की थी, 3-4 साल की। अब वो उन्होंने वीडियो कॉल लगाई, वो बताने लगी कि पापा बुद्ध काउंसिल इतनी यहाँ हुई, ब्रेन के इतने पार्ट होते हैं। अब भाई उन्होंने बस धोना शुरू कर दिया मुझे कि तुम 10% भी उसके लायक नहीं हो, ये हो वो हो, आईएएस वाईएएस कुछ नहीं बन सकते हो तुम। अब उस समय मैं सच बता रहा हूँ हिमांशु जी, मैं अपनी लाइफ में पिताजी के जाने के बाद सबसे ज्यादा रोया हूँ। पूरे लखनऊ में मैं मतलब घर नहीं जा रहा था उस टाइम, मम्मी को फोन करके यही बोला था कि मम्मी किसी लायक नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ जीवन में। लेकिन फिर एक अंदर से आवाज आई कि अब तो दिखाना है, अब तो मतलब खुद को प्रूफ करना है। फिर वहां से मैंने कहा यूपीएससी अब थोड़ा साइड में रखो, अब खुद को प्रूफ करना है। तो 2023 में पहला प्री दिया यूपी पीसीएस का, और सौभाग्य से ऑप्शनल हट गया जो मेरी सबसे वीकनेस थी। ऑप्शनल हटा, यूपी स्पेशल के पेपर जुड़े, मैंने कहा अब अपना मौका है। 2023 में खूब मेहनत करी, पीसीएस का प्री पार, लगभग 96 मेरे क्वेश्चन बने थे। मेंस के लिए मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, और वहां पे मेक आईएएस में ये लिखा था कि आपने अगर 106 टेस्ट दे दिए तो इंटरव्यू कॉल पक्का है। मैंने 96 टेस्ट दिए उस दिन, और मैं बिल्कुल मेंस में बिल्कुल नया था, मैंने मेंस में 5 साल पहले लिखा था। तो मैंने जब 96 टेस्ट दे दिए तो मेरा मेंस जो है 6 नंबर से इंटरव्यू कॉल रुक गई। और एक पोस्ट होती है टैक्स असेसमेंट ऑफिसर की, तो वो उसका कट ऑफ 752 था। तो अगर मेरा इंटरव्यू कॉल आ जाता तो ऑटोमेटिकली मैं डीओ बन जाता। तो मैं बहुत रोया, प्रभु तुमने क्या कर दिया भगवान, अब यार ये तो करना चाहिए था, एक मैं कर रहा था। लेकिन वही था ईश्वर कुछ बहुत सुनहरा लिख रहा था, और ईश्वर को मुझे विश्वास हो गया था कि कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो वहां अगर मैं टीओ नहीं बना, इसलिए नहीं बना क्योंकि मुझे एआरटीओ बनना था यहाँ पे। तो ये मेरी यात्रा रही, और 2024 में मैंने फिर वही तैयारी करी, और 2024 में मेरा एआरटीओ के पद पे चयन हो गया। क्या सोर्स आपका रहा था? सबसे पहला फेज जो होता है वो प्रीलिम्स का होता है, काफी लंबी जर्नी आपकी रही, तो क्या सोर्स आप प्रीलिम्स के लिए रखते थे और क्या सजेशन देना चाहें? क्योंकि बहुत सारे सोर्स आपने इस बीच पढ़े होंगे, तो बहुत सारी चीजें टेस्ट आपने की होगी कि हाँ ये अच्छा है पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, तो क्या सोर्स आप बताना चाहेंगे? जब से मैंने मतलब सीरियसली यूपी पीसीएस देना शुरू किया है, तो 23, 24, इवन 25 मेरा बहुत अच्छे मार्जिन से निकला है। मतलब मैं सेम डे टेस्ट प्रीलिम्स दे के आया हूँ, सेम डे आई वाज कॉन्फिडेंट कि यार हो जाएगा। तो मतलब मेरा था कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे मैं नहीं भागा।
देखो यूपी पीसीएस में एक चीज पकड़ लो, पीवाईक्यू। हर टॉपर, हर व्यक्ति कहता है पीवाईक्यू, और लिटरली आपने अगर पिछले 30 से 32 साल की पीवाईक्यू पे अच्छी कमांड बना ली कि तुम सो रहे हो और विवांशु जी तुमको उठा के पूछ लें कि खिलजी का रास्ता बताओ कहां कहां से वो गया था, तो तुम मतलब उसे बता दो। इस लेवल की अगर आपने पढ़ाई कर ली, पीवाईक्यू पे कमांड बना ली, और करंट अफेयर के लिए जो है, मैं आपको सोर्स बताता हूँ। करंट अफेयर के लिए जय हो स्टडी की मैगजीन, परीक्षा खबरी, मैंने वो मंथली पढ़ी थी। दूसरा घटनासार आती है वो, और तीसरा आई दृष्टि। जब आप मंथली मैगजीन पढ़ लेते हो ना, तो जो ईयरली बाकी बुक आती हैं वो सिर्फ एक रिवीजन होता है, वो नया नहीं होता है। तो आप लोग ये मत सोचना कि ये तो 3-3 पढ़ रहा है, वो 3 नहीं थी। मैंने मंथली पे बहुत ध्यान दिया। फिर सर की रामायण वीडियो आती है और रामायण की पीडीएफ आती है वो, और घटनासार और आई दृष्टि, इन तीन लास्ट में इन तीनों को घोल के पी गया, और करंट अफेयर में कभी दिक्कत नहीं हुई। और बिलीव मी, अगर ये स्ट्रेटेजी आपने करंट अफेयर में कर ली तो यार तुम्हारा करंट अफेयर का गलत नहीं होगा, और जो तुमको नहीं आता है वो आएगा किसी को नहीं। दूसरा रही बात रिसोर्सेज की, तो मैंने घटना चक्र और लूसेंट, इन दोनों पे बहुत अच्छी पकड़ बनाई थी। लूसेंट का खासकर हिस्ट्री और साइंस, इन दोनों पे आपको बहुत ध्यान देना है। मैंने क्या किया था, लूसेंट में एक नई चीज की थी कि जितने बॉक्सेस थे लूसेंट में, रेड कलर वाले जो आते थे, मैंने उनकी फोटो खींची, पीडीएफ बनाई, पीडीएफ बना के अपने पास रख ली। जहां मुझे समय मिलता था वो पीडीएफ में पढ़ता रहता था, और वो मुझे रट गया। दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज, मैंने हर अपने एक अटेम्प्ट में 120 से कम टेस्ट लगाए ही नहीं प्रीलिम्स में। टॉपिक वाइज या फुल लेंथ? मतलब जैसे मेक आईएएस का ही एक अभ्यास टेस्ट आता है, तो उसमें 85 होते हैं अपने सेक्शन, और बाकी 15 होते हैं वो वाले फुल लेंथ, और बाकी मैंने 15-20 जो है मार्केट से लगाए थे। दे आईएएस हो गया, जय हो स्टडी जो सर हैं वो बनाते हैं, वो वाले हो गए। तो लगभग 120 टेस्ट लगा लेता था, मुझे कॉन्फिडेंस होता था कि यार प्री नहीं रुकने वाला है। बाकी रिसोर्सेज सिंपल वही है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, और ज्योग्राफी के लिए 6 से 11 की एनसीईआरटी, इकोनॉमी के लिए आप कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए मुन्नाल पटेल साहब की पढ़ लो, या परीक्षा वाणी पढ़ लो, ठीक है। साइंस के लिए लूसेंट और घटना चक्र बस। एंशिएंट मिडीवल के लिए लूसेंट घटना चक्र, मॉडर्न के लिए लूसेंट घटना चक्र, स्पेक्ट्रम। एनवायरमेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बताऊंगा पीएमएफ आईएएस बेस्ट बुक है, और हिंदी के लिए आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हो, बहुत शानदार किताब है वो। तो यही मेरे रिसोर्सेज रहे थे प्रीलिम्स के लिए। मीडियम आपका क्या रहा था? मेरा मीडियम इंग्लिश रहा था। हाँ, इसके अलावा अब बात करें आपके मेंस के एग्जाम की, तो मेंस के लिए क्या सोर्स आपका रहा था? देखो यार, मेरा पहला ही मैंने मेंस दिया था 2023 में, और मैं 6 नंबर से चूक गया था, क्योंकि मैं उस समय जॉब भी कर रहा था, तो चीजें नहीं थी। लेकिन हाँ, ये है कि मेरा मेंस में अच्छा कमांड हो गया था, क्योंकि मेंस में मैंने एक चीज पकड़ ली थी, लिखना। क्योंकि जितना आप जो है एग्जाम से पहले लिखोगे, आपको बाद में सिर्फ साइन करने पड़ेंगे, और एग्जाम से पहले जितना कम लिखोगे उतना आपको एज अ क्लर्क बन के आप फिर आपको फाइलों में लिखना पड़ेगा। तो चॉइस आपकी है। मैंने ये चीज पकड़ ली कि यार टेस्ट लिखना है, तो 2023 में 96 टेस्ट लिखे थे। 2024 में जो मेरा अभी हुआ है 125 टेस्ट लिखे थे मैंने, एक एक कॉपी मेरे पास है। 2025 में जो मैं मेंस देने जा रहा था बट मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरा हो गया था, उसमें मैंने 65 टेस्ट ऑलरेडी मैं लिख चुका था 30 फरवरी तक। तो टेस्ट सीरीज, टेस्ट इज बेस्ट, जो उत्कर्ष सर भी कहते हैं कि टेस्ट इज बेस्ट। दूसरा, मैंने बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं किए। मैंने प्रहार मैगजीन उठाई, ओनली आइस वाली, ठीक है, वो उठाई। उससे मैं 160 टॉपिक्स जो भी 1 2 3 4 पेपर है, उसके चारों पेपर के मैंने नोट्स बना लिए। 5 और 6 इंग्लिश मीडियम के लिए आईएएस पीसीएस पाठशाला की किताब ले लो। हिंदी मीडियम में बहुत सारी किताबें आती हैं, उनमें से कोई एक ले लो और सारे टॉपिक के नोट्स बना डालो। मैंने अपने नोट्स 3 लेवल पे बनाए थे, ठीक है। 3 लेवल मतलब पहले 2 पेज 2.5 पेज में बनाए थे, फिर दूसरे लेवल का 1 पेज में, तीसरे लेवल का स्टिकी नोट्स में। अब लोग कहेंगे यार एक बार तो बन नहीं पाते हैं। 2.5 पेज में कैसे? मतलब होता नहीं क्वेश्चन का, मतलब जैसे एक टॉपिक हुआ, अच्छा, हाँ, इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ, तो मैंने पूरा 2-2.5 पेज में लिखा उसको, क्या होता है, कैसे होता है सरकार के, उसी को मैंने फिर शॉर्टन करके एक पेज में कर दिया। और लास्ट में विवांशु जी ऐसा हुआ कि मैंने अपने 1 2 3 4 5 6 सारे पेज, जो रंग बिरंगे वो कागज नहीं आते, वो स्टिकी नोट्स आती हैं, रंग बिरंगी कहते हूँ मैं, वो आते हैं, मैंने सारे नोट्स उसी बना लिए थे। सारे मेरे पास अभी भी हैं, मेरे टैब में रखे हुए हैं, सारे उसी बना लिए। 2 घंटे में मैं GS2 पूरा रिवाइज कर देता था। बाकी मेंस के लिए कई सारे लोग परेशान होंगे। मैंने आपके चैनल पे एक इंटरव्यू भी दिया था, जब मैं आयोग में इंटरव्यू दे के आ रहा था, तो कहीं मैं कमेंट भी पढ़ रहा था कि यार पूरे साल, हाँ, टेस्ट कौन देता है, मतलब इतने टेस्ट कौन देता है, कैसे दे लेते हो पूरे साल, क्या कभी टेस्ट ही देते रहेंगे क्या, और ये बेवकूफ बना रहा है। बट लिटरली टेस्ट मतलब
पहले तो आपको देखो टेस्ट देने का मन नहीं करता है, मेरा भी नहीं करता है। मेरे साथ क्या थे, मेरे मेंटोर, मेरे बड़े भाई हरिन भैया थे, वो क्या थे, मुझे ले जाते थे टेस्ट सेंटर तक कि तुम लिखोगे कैसे, नहीं तुमको लिखना पड़ेगा। अरे मैं कहता भैया मुझे नहीं आता है यार, मुझे कुछ नहीं आता है। कह रहे नहीं तुमको लिखना पड़ेगा, तू तो मेरा शेर है, तू तो जाएगा। तो मैं वहां जाता और फिर लास्ट में ये होता था, भाड़ में जाए जो होगा देखा जाएगा, बना बना के लिखेंगे। वहां से एक टेस्ट लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 10 लिखा, ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो मजा आने लगा यार। कि मतलब मेरी स्थिति ये हो गई थी, जब मैं टेस्ट नहीं लिखता था तो मेरी पढ़ाई नहीं होती थी। मतलब मेरे अंदर घबराहट होती थी कि यार टेस्ट नहीं लिखा, इसका मतलब पढ़ाई तुम्हारी चल नहीं रही है। तो अगर आपने, अब कैसे लिखोगे, लोग कहते हैं कि मेंस की तैयारी मतलब टेस्ट कैसे लिखें, तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल आप मेक आईज उठा लो, फॉर एग्जांपल आप जय हो स्टडी की जो प्रतिज्ञा बैच आता है वो उठा लो, टेस्ट 1 का शेड्यूल उठाओ। जैसे मैं जो करता था, 6-7 टॉपिक होते हैं, मैं सुबह मतलब 4-5 बजे उठ के 6-7 घंटा वो सारे टॉपिक लिखता था नोट्स बना के, 1 घंटा रिवाइज करता था। याद हो ना हो मुझे इससे मतलब नहीं था, मुझे ये था लिखना है। तो शाम को 3 बजे 4 बजे मैं सेंटर पे जाके जो भी मन में आता था लिखता था। 15 से 20 टेस्ट मैंने ऐसे लिखता गया, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। फिर तो मैंने 125 टेस्ट लिख डाले। मतलब वो लिखने के बाद आपको मैं स्थिति बता रहा हूँ कि मेरे जितने मित्र थे ना, जैसे एक हरेंद्र नाथ मिश्रा जी हैं, बता चुका हूँ, दीक्षा हैं, वो मेरी काफी अच्छी फ्रेंड है, और 1-2 लोग और हैं। तो उन्होंने ये कह दिया था कि 2024 में तुम्हारे नाम के बिना लोक सेवा आयोग की पीडीएफ नहीं आएगी। 1 दिसंबर को दीक्षा है मेरी फ्रेंड, उन्होंने मुझे मिरर दिलवा दिया था कि आप इंटरव्यू की तैयारी करो, आपका इंटरव्यू कॉल 100% आएगा ही आएगा। हाँ, मेहनत इतना लिख दिया था ना। मेरी मम्मी की स्थिति ये थी, 9:30 बजे रिजल्ट आने वाला था 6 फरवरी को मेंस का। 8:30 बजे मुझे मैसेज करके कह रही हैं कि यार बेटा ऐसा है, तुम्हारा नाम आ चुका है, लेकिन तुम उसको अपने छोटे भाई को मत बताना, क्योंकि वो ऑफिस से गाड़ी से आ रहा है, हाथ छोड़ के नाचने लगेगा। तो मैं कह रहा हूँ मम्मी यार 1 घंटे बाद रिजल्ट आ रहा है और मेरा कहाँ हो जाएगा, मतलब इतने धुरंधर लोग बैठे हुए, कह रहे तुम्हारा आ चुका है, और 9:30 बजे आ गया। तो मतलब और 12 बजे के आसपास है। हाँ, हरेन भैया थे। जनवरी मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया क्या होगा यार, पता नहीं। कह रहे हैं देखो मैं अपने भैया, उनके भैया भी पीसीएस अफसर हैं, राजेंद्र नाथ मिश्रा भैया हैं। तो वो कह रहे थे यार हमारी भैया से बात हुई है, ठीक है, भारत भाई हैं, नायब तहसीलदार हैं, कि उनसे बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा पीडीएफ में नाम तो है, रैंक क्या है ये नहीं पता है। इवन आपको विवांशु जी बताऊं, हिंदी का जब हम लोगों ने एग्जाम दे लिया 2025 का, तो मैं, भरत भैया और नीरज जो जिन्होंने आपके यहाँ इंटरव्यू दिया है अभी, नीरज उपाध्याय जी, हम लोग एक ही सेंटर पे थे, 25 का दे रहे थे। तो लंच में मिले ऐसे से पहले, तो हमसे भारत भाई कह रहे हैं कि यार अभिषेक देखना तुम्हारा टॉप 2 प्रेफरेंसेस है ना, उसमें एक आएगा। कह दिया उन्होंने कि यार तुमने इतनी मेहनत की थी ना। और वो हरेन जो है, मैं बताते रहते थे कि तुम सुबह 3 बजे उठते हो, मतलब एक 3 बजे वाले पे भी मुझे बहुत गालियां मिल रही हैं कि 3 बजे कैसे उठ लेते हो भाई, क्योंकि मैं जॉब करता था तो मुझे पता था। हाँ, दूसरा सवाल आपका ये होगा कि जॉब के साथ कैसे होगा ना, तो जो जॉब के लिए है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं ये करता हूँ, तो जॉब के लिए मैं बता दूं, देखो भाई पहली मैं बता रहा हूँ कि दिन दूसरों का है, रात तुम्हारी है, रात तुम्हारी है, वो तुम उसमें जो चाहे कर सकते हो। मेरा शेड्यूल क्या था कि मैं 3 बजे उठता था। हाँ, अब भी जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, बट मेरा शेड्यूल जो था, और मेरे काफी सारे फ्रेंड हैं, दिव्य ज्योति लाइब्रेरी है उसमें पूछ सकते हो, मैं सुबह 3 बजे उठता था, मैं नहा धो के 3:30 बजे लाइब्रेरी आ जाता था। हाँ, मतलब आधा घंटा 45 मिनट में लाइब्रेरी आ जाता था। पूरी रात चलती थी क्या? हाँ, पूरी रात, लखनऊ वगैरह में, दिल्ली वगैरह में पूरी रात चलती है। तो 3-3:30 बजे, 3:30 बजे या 3:45 पे मैं आ जाता था लाइब्रेरी में, और मेरा एक जोड़ी कपड़े वहीं रख के रहते थे लाइब्रेरी में ही। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, और मेरे मित्र भी बता रहे थे कि एक जोड़ी कपड़े मेरे वहीं रहते थे, कि मैं घर से आया लोवर ओवर पहन के आराम से 9 बजे तक अपनी लाइब्रेरी में पढ़ाई करी, 6-7 घंटे हो गए। उसके बाद वहीं वॉशरूम में गया, अपना फॉर्मल चढ़ाई और सीधा ऑफिस चला गया। ऑफिस से सीधा 5 बजे, मैं कभी घर नहीं गया हूँ कि यार थक गए हैं लाओ थोड़ा लेट लें ना, सीधे ऑफिस से मैं 12 किलोमीटर मेरा ऑफिस था, सीधा वहां से लाइब्रेरी आया, लाइब्रेरी में वॉशरूम में घुसा, और वॉशरूम में आराम से लोवर ओवर चप्पल वप्पल पहनी, मुंह हाथ धुला और वहीं बैठ गया। और कभी कभी तो जब मैं एग्जाम नजदीक आता था तो वहीं पे ही कुर्सियों के तकिए होते हैं बैठने के लिए, वही अपना बिछा लिया और वहीं पे अपना लेट गए आराम से, कि सुबह जल्दी उठ जाएंगे। ये मेरा शेड्यूल था। और आपको बता रहा हूँ मैं जॉब तो करता था, तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वो था। मैंने सर गाड़ी ली थी 2022 में, वो मैंने शौक के लिए नहीं ली थी, वो मैंने गाड़ी सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए ली थी,
कि यार आएंगे तो कपड़े चेंज कर लेंगे वहां पे, कि मतलब और जगह दिक्कत होती, बाथरूम में जाओ ये वो करो, आराम से गाड़ी में आए, एसी वेसी चलाई, अपने आराम से कपड़े वपड़े चेंज किए, लाइब्रेरी में बैठ गए। मतलब ये मेरा नौकरी के साथ शेड्यूल होता था, क्योंकि एक लगन थी, एक जिद पाल ली थी कि तुमने ज्वाइन जरूर क्लर्क के पद पे किया है, रिटायर्ड तुम पीसीएस अफसर के या आईएएस अफसर उसी के पद से हो गए। तो ये मेरा शेड्यूल था सर। सर बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेटेड थे आप, क्योंकि इतना करना शायद सब लोग के लिए संभव नहीं कि 3 बजे उठना, फिर उसके बाद 8-9 बजे 10 बजे के आसपास ऑफिस जाना, फिर 3 बजे रिटर्न होना, घर ना जाके फिर से लाइब्रेरी आके पढ़ाई करना। हाँ, क्योंकि वही था ना यार कि मतलब इतना ताने मिलते थे कि यार मतलब कोई लोग कभी कभी कोई कहता था फ्री की नौकरी मिल गई है कभी। और मेरा आपको मैं बताऊं, आप शॉक्ड हो जाओगे, मैंने अपनी नौकरी से भी रिजाइन कर दिया था। मैंने ये 2025 18 नवंबर को मेरी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी जहां आप मेंस के पहले? हाँ, कोई कोई मतलब कोई वो नहीं था, मेंस दिया था मैंने 24 का, बट आपको भी पता है इतनी अनसर्टेनिटी है कि कोई श्योर नहीं होता है। तो 18 नवंबर 2025 को ऐसी परिस्थितियां बनी मेरे साथ कि मुझे चूज करना था कि आप नौकरी या सपना। मम्मी से बात करी, मम्मी ने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और मेरा भी था, मेरे पास डीलक्स गाड़ी है, सी डीलक्स। मेरा ये था कि ओला चलाएंगे, जोमेटो में काम करेंगे, लेकिन अपने सपने के लिए लड़ेंगे। तो 18 नवंबर 2025 को मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और किसी को नहीं बताया मैंने। अपने सिर्फ मेरी मम्मी को, मेरी बहन को और मेरे भाई को पता था, और जो मेरी बहन मैरिड है उसको भी नहीं बताया था कि वो परेशान हो जाएगी। ये था। तो जब भी कोई लखनऊ आता, मेरी पोस्टिंग लखनऊ थी, तो जब भी मेरे रिलेटिव कोई इलाज कराने के लिए लखनऊ आते थे तो कहते थे यार मैं आ गया हूँ लखनऊ, कहाँ हो तुम? और मैं भाई मैं नोएडा में था, अपना आराम से घर रह रहा था। तो मैं कहता था यार मैं कल शाम को ही निकल आया हूँ, दिल्ली आ गया था, नोएडा आ गया हूँ। जब कोई नोएडा आता था तो मैं कहता था यार आज सुबह ही मैं जो है वहां लखनऊ चला आया था। तो ऐसे ऐसे करके मैंने ये 1-2 साल काटे, और उसके बाद ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, राधा रानी की, भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि मेरा एआरटीओ में सिलेक्शन हो गया। तो और एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मेहनत आप करो, अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर के प्रति आपका विश्वास बहुत होना चाहिए। और दूसरा, आपके पास फ्रेंड सर्कल होना चाहिए एक बहुत पॉजिटिव। जैसे मैं बताऊं, मैंने हर व्यक्ति से सीखा। गौतम तिवारी हमारे बड़े भाई, ठीक है, उनसे मैंने बहुत सीखा। मतलब उनका प्रीसर ऐसा था ना कि हम लोग सकते में आ जाते थे कि वो 200 में 158 मार के आते थे। तो वहां लगता था यार क्या करें। फिर एक नीरज उपाध्याय जी, वो देखते थे, उनका भी काफी स्ट्रगल रहा। नीरज पांडे, वो हाँ पांडे जी हैं, क्या नाम है, हाँ निखिल पांडे जी थे। तो ये इतना, और हरिनाथ मिश्रा तो भैया थे ही। तो इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन गया था ना कि हम लोग 5-5 लोग सीधा कूच करते थे टेस्ट सीरीज की तरफ कि आइए गौतम भाई। फिर एक दूसरे से कंपटीशन होता था कि गौतम भाई मार रहे हैं 158, हमारे 102 आ रहे हैं, नीरज भाई के 110 आ रहे हैं, निखिल पांडे भाई अलग ही अपना रोले में चल रहे हैं। तो हाँ, क्रिकेट का स्कोर चलता था। मतलब इतनी पॉजिटिविटी थी हम लोग के अंदर कि ऐसा था कि, और आज ईश्वर की ऐसी कृपा है कि नीरज उपाध्याय जी का सहायक समीक्षा अधिकारी में हो गया, मैं स्वयं एआरटीओ हो गया, और बाकी जो 2-3 लोग बचे हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ सिलेक्शन है। मतलब उनका सैचुरेशन लेवल है, उनका थ्रेशोल्ड है, पहुंच चुका है। तो 2 चीजें जो मैंने सीखी, मेहनत हर कोई करता है। जो मेरे साथ 1800 लोग जो रह गए, उनका, वो मुझसे बहुत ज्यादा होशियार थे, लेकिन क्या था कि मेरे साथ भाग्य था, है ना, भाग्य उनके भी साथ था, लेकिन थोड़ा मेरा भाग्य तेज था। तो मेहनत करो, लेकिन ईश्वर में विश्वास बहुत जरूरी है। डेली आप भोलेनाथ से मतलब मिलने हाँ, जाते? मेरा ये था कि मेरा कभी भी मंदिर मिस नहीं हुआ। मेरा एक सिद्धांत है, एक लोटा जल हर समस्या का हल। डेली जाते थे? डेली, मतलब मेरा ये था कि सुबह उठा, सुबह उठते ही नहाया धोया और एक लोटा जल चढ़ाने भोलेनाथ को गया, वहां पे नाम जप किया, राधा रानी का नाम जप किया। मैं राधा रानी को बहुत मानता हूँ, तो उनको किया। जब मैंने नौकरी छोड़ी तो सिर्फ उनके विश्वास पे छोड़ी थी कि मैं मतलब बहुत सोच रहा था कि छोड़ू ना छोड़ू यार, क्योंकि 31 साल की मेरी उम्र है। 12 साल से मैं नौकरी कर रहा था एज अ क्लर्क, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड में बता चुका हूँ। इतना सब निगेटिव था कि मैंने कहा हे राधा रानी कुछ तो यार रास्ता दिखाओ। तो एक पॉडकास्ट ऐसा आ गया जिसमें एक पर्सन राधा रानी का बहुत भक्त था, तो उसने कहा यार मेरे पिताजी ने भी नौकरी दिलवाई थी, और मेरा ये था कि यार 4 लोग ही जानेंगे, और 10 से 5 नौकरी करोगे, वही करोगे। तो मैंने नौकरी छोड़ दी, और वो आज ऐसे एक्टर हैं, वो अनुज शर्मा जी हैं, वो तो वो संजय लीला भंसाली के इकलौते एक्टर हैं जिन्होंने 3-4 प्रोजेक्ट किए हैं। तो जब उन्होंने ये कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी सरकारी, मैंने कहा बस संदेशा ऊपर से आ गया है, संदेशा ऊपर से आ गया है, अब कर दो। मैंने उसी टाइम ना सोचा ना समझा और तुरंत रेजिग्नेशन लिखा और मैंने आगे बढ़ा दिया। तो मतलब ये रहा। तो मैंने सबसे पूछा क्या होगा क्या, अरे तुम्हारा तो हो जाएगा, टेंशन मत लो,
जो होगा ईश्वर पे विश्वास रखो। तो ईश्वर पे विश्वास, अपनी मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और एक अच्छा पीयर ग्रुप, ये अगर आपके पास 2-3 चीजें हैं तो मतलब ईश्वर आपको चाह रहे हैं कि आप कुछ बनना चाहो। बनना फिर वही है ना, ईश्वर ने आपको इतनी समझदारी दी है, आप अगर नहीं बनना चाहोगे तो नहीं बनोगे। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं आपके साथ में, हरेंद्र मिश्रा, नीरज उपाध्याय, गौतम तिवारी, निखिल पांडे जैसे, और ईश्वर का विश्वास है, तो समझ लो ईश्वर आपको कह रहे हैं बेटा हम तो कोशिश कर रहे हैं, तुम भी कोशिश कर लो, तुम बन जाओगे। लास्ट में कुछ आप और सजेशन देना चाहेंगे पढ़ाई से रिलेटेड? पढ़ाई से रिलेटेड ये है, पहली चीज PYQ, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों के अच्छे से कवर कर लो, बिल्कुल रट जाएं, ठीक है। PYQ बेस्ड मेंस पूरा आ रहा है। दूसरा, आंसर राइटिंग रगड़ के करो, जितना कर पाओ उतना करो, कोई इसमें रोक टोक नहीं है कि सर मैं 10 कर लूं 20 कर लूं, 200 कर लोगे ना फायदा ही करेगा। तीसरा भाई, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये 2 चीजें रखो तो हर बाधा पार हो जाएगी, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो। अगर आपके अंदर एक जिद आ गई कि करना है तो करना है, और कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है कोई एग्जाम रुकेगा। और मैं सच फिर से कह रहा हूं, एक बार और कह चुका हूं कि मुझ जैसा व्यक्ति, ठीक है, जिसका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत वीक रहा 12th के बाद, और 12 साल मैंने एज अ क्लर्क जॉब करी, 12 साल मतलब बहुत बड़ा पीरियड होता है कि आप उस माहौल में ढल चुके हो, तो लेकिन मैंने कभी अपने आप को वहां नहीं माना। तो अगर ये 2-3 चीजें हैं तो विश्वास करो यार, SDM बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आप सब बन जाओगे। अच्छा, पेन जैसे आपने बताया टेस्ट तो आप बहुत ज्यादा लिखे, पेन वगैरह का भी कुछ मैटर करता है? आप कौन सी पेन यूज हाँ करते यार, हैं? पेन का तो है, एक पेन का मैं बताऊंगा तो बहुत सारे लोग उसको शायद नहीं करते हैं। मैं V5 से लिखा हूँ, मैंने V5 से लिखा है, लेकिन जो फेमस है पेन वो V7 है। हाँ, क्योंकि मेरा थोड़ा, मुझे पतला लिखना अच्छा लगता था और तेज लिखना अच्छा लगता था। तो अगर आप वैसे तो V7 से लिख सकते हो, लेकिन अगर आपके हाथ में सेट हो रहा है और आपको तेज लिखना हो तो V5 मैं सजेस्ट करूंगा, V5 लिखो। मैंने सारे 2 मेंस दिए हैं, तीसरा मैं दे रहा था, भाग आया था फिर देखे बीच में हिंदी ऐसे का, तो मैंने V5 से लिखा है। जब टेस्ट सीरीज लिखने जाते सेम पेन यूज करते थे या कुछ और? मैं सेम पेन यूज करता था, जो V5 मैंने यहाँ यूज किया है वो V5 मैंने वहां यूज किया है। बाकी मतलब जीएस के पेपर में ब्लू पेन से ही लिखते थे या फिर ब्लैक पेन का यूज करने का टाइम मिलता था? सर मैंने कभी ब्लैक पेन यूज नहीं किया है, हमेशा ब्लू पेन। और आपको मैं बता दूं कि इतने टेस्ट लिखने का फायदा, एक और किस्सा बता दे रहा हूँ। हमारे एक मित्र हैं निकुंज गुप्ता जी, सब रजिस्ट्रार हुए हैं वो, तो वो मेरे साथ मेंस दे रहे थे। तो छठे पेपर के दिन वो मुझसे क्या बोले कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा पहला इंसान देखा है जिसके सारे पेपर 20 मिनट पहले ही खत्म हो गए। मतलब मेरे लिटरली, मेरा पेपर 3 2024 में आधे घंटे पहले खत्म हो रहा था, तो मैंने कहा अपने आप से बेटा मेंस का पेपर है, थोड़ी तो इज्जत दे दो यार इसको, इतना जल्दी नहीं लिखना है। तो मैं स्लो हो गया था। तो मतलब मेरे कोई भी पेपर ऐसा नहीं था 2024 में जो 15 मिनट पहले ना खत्म हुआ हो, आराम से खत्म कर लिया, लाइन वाइन खींच ली और अपना दे लिया। तो ज्यादा आंसर राइटिंग का ये फायदा होता है, टेस्ट सीरीज का ये फायदा होता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए और बहुत ही बेहतरीन जानकारी छात्रों को प्रोवाइड करने की। बहुत बहुत शुक्रिया विवांशु जी आपका। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।